डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एनआईएस की पढ़ाई। न्यू सिलेबस आ चुका है हिंदी सब्जेक्ट का। क्लास 12 सब्जेक्ट कोड 301। किताब पूरी तरह से बदल चुकी है। पिछली किताब से बहुत ही कम चैप्टर इस नई किताब में शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपकी न्यू सिलेबस में क्या क्या है। आपकी जो नई दोनों किताबें आएंगी हिंदी की, उसमें टोटल चैप्टर है 25 चैप्टर अब आपके लिए रखे गए हैं। और 25 में से भी सिर्फ 16 चैप्टर आपको पढ़ के जाने हैं, अर्थात 16 चैप्टर आपको पढ़ के जाने हैं। 9 चैप्टर जो आपके असाइनमेंट में चले गए हैं, तो सिलेबस रह गया आपका 60%। 16 चैप्टर है और 16 चैप्टर में से भी 6 कहानियां हैं आपकी। 6 चैप्टर आपके कहानियों के हैं, जो 6 चैप्टर मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और 5 चैप्टर आपके व्याकरण से हैं। 5 पाठ आपके होंगे व्याकरण से। अब हो गए 11 चैप्टर आपके हो गए। बात करते हैं कविता और दोहे, वो आएंगे आपके 5 चैप्टर। 5 चैप्टर में रहेंगे कविता और दोहे, 6 चैप्टर में रहेंगी आपकी कहानियां और 5 चैप्टर आ रहे हैं आपके व्याकरण से। इस तरह टोटल 16 चैप्टर आपके न्यू सिलेबस में आ रहे हैं। मैं न्यू सिलेबस पर 3 वीडियो बनाने वाला हूं। मैं आपके लिए न्यू सिलेबस पर 3 वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें एक वीडियो में सारी कहानियां, दूसरी वीडियो में व्याकरण और तीसरी वीडियो में आपकी सारी कविताएं और दोहे आपके लिए लेकर आऊंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए सारी कहानियां। जो 6 चैप्टर कहानी वाले हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। एक वीडियो में 6 कहानियां मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को अंत तक देखिए। 6 महत्वपूर्ण चैप्टर आज आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। तो चलते हैं पहली कहानी की तरफ। पहली कहानी जो आपके लिए लेके आया हूं वो है पीढ़ियां और गिट्टियां, जो लिखा है हरिशंकर परसाई ने। पीढ़ियां और गिट्टियां पाठ हरिशंकर परसाई ने लिखा है। तो चलते हैं पाठ की तरफ। पीढ़ियां देखिए, एक पीढ़ी आप है, एक पीढ़ी आपके पिताजी हैं और एक पीढ़ी आपके दादाजी हैं। आप हो गए 3 पीढ़ियां। और गिट्टियां, हाँ वही गिट्टियां जो रेलवे ट्रैक पर पड़ी रहती है, गिट्टियां आपने देखी होंगी। तो पाठ का नाम है पीढ़ियां और गिट्टियां और लिखने वाले हैं हरिशंकर परसाई। पीढ़ियां और गिट्टियां पाठ में नई पीढ़ी अर्थात आप लोग और पुरानी पीढ़ी यानी कि आपके बुजुर्ग, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में संघर्ष दिखाया गया है। संघर्ष किस बात का है? विचारों का संघर्ष है, सोच का संघर्ष है। नई पीढ़ी अपने तरीके से जीना चाहती है, अर्थात आप लोग अपने तरीके से रहना चाहते हैं, और पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर प्रतिबंध लगाना चाहती है। तो यह पाठ है विचारों का संघर्ष, सोच की लड़ाई नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में। पुरानी पीढ़ी को देवता कहा गया है। पुरानी पीढ़ी को देवता कहा गया है। नई पीढ़ी के लोग पुरानी पीढ़ी के लोगों से हाथ जोड़कर कहते हैं, हे देवताओं, हम आपके लिए एक मंदिर बनवाते हैं और अब वहां पर रहिए। पुरानी पीढ़ी के लोग यह बात समझ जाते हैं और वो उस मंदिर में चले जाते हैं। लेकिन 1-2 दिन रहने के बाद पुरानी पीढ़ी के लोगों को ऐसे लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। पुरानी पीढ़ी ने जो जीवन भर मेहनत की है, जो झंडे गाड़े हैं, उसको नई पीढ़ी अपने मजे के लिए इस्तेमाल कर रही है। जब नई पीढ़ी के लोग पुरानी पीढ़ी के लोगों की पूजा करने आते हैं, आरती करने आते हैं, उनके लिए भोजन लेकर आते हैं, तो पुरानी पीढ़ी के लोग उन पर पथराव कर देते हैं। एक समझदार देवता, एक समझदार बुजुर्ग अपने साथियों से कहता है कि भाई, हमें नई पीढ़ी के लोगों की बात मान लेनी चाहिए और इनसे हमें संघर्ष नहीं करना चाहिए। लेकिन बाकी के देवता उसकी बात नहीं सुनते, तो वो यह कहकर पीछे चला जाता है मंदिर में कि ठीक है, आप लड़ो और मरो, अगर आप में से किसी को चोट लग जाएगी तो मैं उसकी सेवा कर दूंगा। इस तरह नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में यह संघर्ष इस कहानी में दिखाया है हरिशंकर परसाई ने। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में
क्या संघर्ष है? नई पीढ़ी अपने तरीके से जीना चाहती है और पुरानी पीढ़ी अपने तरीके से रहना चाहती है, इसलिए दोनों पीढ़ी के बीच में संघर्ष है। अब चलते हैं अगले पाठ की तरफ। पाठ का नाम है कुटज, और कुटज पाठ लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज के 3 अर्थ बताते हैं। नंबर 1, कुटज एक पौधा होता है जो हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फीले क्षेत्र में पाया जाता है। नंबर 2, अगस्त मुनि को भी कुटज कहा जाता है। नंबर 3, कुटज का अर्थ होता है मटका। तो कुटज के कितने अर्थ हैं? अगस्त मुनि, पौधा और मटका। अगला प्रश्न है, कुटज की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो कुटज एक ऐसा पौधा है जो विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रहता है, लहराता रहता है। कुटज मनुष्य को अच्छे जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कुटज मनुष्य को यह सिखाता है कि बुरा वक्त कितना भी हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी है और अपना जो निर्मल स्वभाव है उसको बना के रखना है। कुटज हमें परिस्थितियों से, समस्याओं से लड़ना सिखाता है। कुटज एक ऐसा पौधा है जो मनुष्य को यह बताता है कि परिस्थिति कितनी भी खराब हो जाए, जीवन में कितने भी संकट आ जाए, लेकिन हमको संकटों से डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना। यह विशेषता है कुटज की। तो इस पाठ में सिर्फ 2 ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, कुटज के कोई 3 अर्थ बताइए। तो कुटज के 3 अर्थ होते हैं मटका, अगस्त मुनि और पौधा। और कुटज की 3 विशेषताएं बताइए। तो कुटज हमें अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कुटज हमसे कहता है कि परिस्थिति कितनी भी खराब हो, हमें हटना नहीं है और मुसीबतों का डटकर सामना करना पड़ता है। अब चलते हैं अगले पाठ की तरफ। पाठ का नाम है चीफ की दावत, और जिसको लिखा है भीष्म साहनी ने। चीफ की दावत, चीफ अर्थात हमारे बॉस, बॉस की दावत के बारे में बताया गया है। तो यहां पर जो मुख्य पात्र है वो है शामनाथ। शामनाथ जो अपने चीफ को अपने घर पर बुलाता है दावत के लिए, लेकिन समस्या यहां पर थी शामनाथ की मां। उसके लिए शामनाथ सोचता था अगर चीफ मेरे घर पर दावत के लिए आएंगे और वह मेरी बूढ़ी मां को देखेंगे तो इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शामनाथ और उसकी बीवी बहुत ही चापलूस थे और उनकी मानसिकता थी कि भाई अगर हम अपने आप को ऊंची क्लास का दिखाना चाहते हैं तो हमें अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना आना चाहिए और इंग्लिश बोलने वाले लोगों की तरह व्यवहार करना आना चाहिए। लेकिन मां इसमें सबसे बड़ी बाधा थी। जब शामनाथ अपनी बीवी से कहता है कि चीफ दावत के लिए आ रहे हैं, तो बीवी कहती है मां का क्या होगा, अर्थात मां को कहां छिपाना है। शामनाथ अपनी मां को बहुत ही हिदायत देता है कि मां जब मेरे चीफ दावत के लिए आए तो आप कोठरी से बाहर मत निकलना और खर्राटे तो बिल्कुल भी मत लेना। आप इतनी तेज खर्राटे लेती हो जिससे सारा मोहल्ला जग जाता है। बेचारी मां चुपचाप उसकी बात सुन लेती है। जब चीफ की दावत में खाना चल रहा होता है, रात को दावत चल रही होती है, दारू चल रही होती है, तो अचानक मां बाहर आ जाती है, जिससे शामनाथ घबरा जाता है। उसको लगता है कि उसकी पोल खुल जाएगी, लेकिन चीफ शामनाथ की मां से बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं और शामनाथ को एहसास होता है कि मां वास्तव में अहमियत रखती है। तभी चीफ मां से कहते हैं कि मां कुछ गाना गा के सुनाओ। तो शामनाथ के कहने पर मजबूरी में मां गाने की 1-2 पंक्तियां सुना देती है। चीफ के जाने के बाद शामनाथ की मां शामनाथ से कहती है कि शामनाथ आप मुझको हरिद्वार छोड़ के आ जाओ, अब मैं यहां नहीं रह सकती। तो शामनाथ कहता है पहली बार तो तुमसे कोई काम पड़ा और अब तुम हरिद्वार जाने की बात कर रही हो। तो इस कहानी में यह बताने की कोशिश की गई है कि हमारे समाज में शामनाथ जैसे कितने ही घटिया सोच के लोग हैं जो अपने परिवार के बुजुर्गों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, घर पर दावत के दौरान शामनाथ अपनी मां को चीफ से क्यों छुपाना चाहता था? शामनाथ को ऐसा लगता था कि अगर उसकी मां चीफ के सामने आएगी तो उसका इंप्रेशन खराब हो जाएगा और उसका प्रमोशन रुक जाएगा। प्रश्न नंबर 2, मां का क्या होगा? इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शामनाथ और उसकी बीवी मां को चीफ के सामने लाना नहीं चाहते थे, वह चीफ को मां से मिलवाना
नहीं चाहते थे। अब बात करते हैं चीफ की दावत कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है। चीफ की कहानी दावत का मुख्य उद्देश्य है हमारे समाज के लोगों को यह समझाना कि माँ बाप कितने भी बूढ़े हो जाए लेकिन उनकी अहमियत हमारे लिए कम नहीं होती और वो हमेशा हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अपने छोटे से फायदे के लिए हमें माँ बाप को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। प्यारे छात्रों, अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ और अगली कहानी है अंडमान डायरी, जो लिखा है श्रीकांत वर्मा ने। देखिए, डायरी क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने सारे दिन के अनुभव, अपने जिंदगी के अनुभव किसी कॉपी में लिखता है और क्रमबद्ध तरीके से लिखता है तो वो एक डायरी का रूप ले लेती है। तो यहां पर श्रीकांत वर्मा अंडमान और अंडमान में भी पोर्ट ब्लेयर जाते हैं और वहां पर कुछ देखते हैं जिसके बारे में अपने अनुभव आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं सेलुलर जेल की। सेलुलर जेल वह जेल थी जहां पर हमारे देश के आजादी के सिपाहियों को अंग्रेज लोग पकड़ पकड़ कर काले पानी की सजा देते थे। तो श्रीकांत वर्मा वहां पहुंचते और वहां पर जाकर अंग्रेजों के अत्याचार देखते हैं। वो देखते हैं जेल में छोटी छोटी कोठरियां थी जिसमें भारतीय आजादी के दीवानों को बंद करके ठूस ठूस के रखा जाता था। और वो देखते हैं फांसी घर, वह फांसी घर जिसमें एक साथ 3 व्यक्तियों को फांसी दी जाती थी और जब किसी कैदी को फांसी दी जाती थी तो बाकी के कैदियों को खुला छोड़ दिया जाता था और उनके मन में यह डर बिठाने की कोशिश की जाती थी अगर आप भी आजादी की बात करोगे तो आपको भी इसी तरह से हम फांसी पर लटका देंगे। यहां पर हमारे लेखक श्रीकांत वर्मा अपनी डायरी में लिखते हैं वीर सावरकर के बारे में। वो कहते हैं कि वीर सावरकर जो एक बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे, कुछ लोग उन्हें हिंदूवादी भी मानते लेकिन श्रीकांत वर्मा ऐसा नहीं मानते और वो कहते हैं कि भाई सावरकर एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश के लिए बहुत लंबा समय सेलुलर जेल में बिताया। आज के समय में सेलुलर जेल के सामने वीर सावरकर की एक प्रतिमा लगाई गई है और हमारा लेखक वहां जाकर उस प्रतिमा को प्रणाम करता है। जब हमारा लेखक अपने कमरे में वापस आता है तो वो वहां पर बिजली नहीं जलाता, वो इतना उदास हो जाता है, इतना फेडअप हो जाता है अपने भारतीय लोगों के बलिदानों को याद कर कर वो इतना दुखी होता है कि उनके साथ इतना अत्याचार हुआ। तो ये थी अंडमान डायरी। अब मैं आपको इस अंडमान डायरी के कुछ प्रश्न बताता हूं, जैसे कि अंडमान समूह पर कितने द्वीप हैं। अंडमान समूह पर 300 द्वीप बताए हैं श्रीकांत वर्मा ने। एक प्रश्न है सेलुलर जेल में एक साथ कितने लोगों को फांसी देने की व्यवस्था थी। सेलुलर जेल में एक साथ 3 लोगों को फांसी देने की व्यवस्था कर रखी गई थी। अगला प्रश्न है कि भाई फांसी देने से पहले अंग्रेज लोग क्या क्या औपचारिकता करते थे। किसी भी भारतीय को फांसी देने से पहले अंग्रेज उसको नहाने का मौका देते थे और भगवत गीता, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, जो कुछ भी किताब, धार्मिक किताब वो चाहता था उसको पढ़ने के लिए दी जाती थी। और एक प्रश्न पूछते थे भाई आपकी कोई अंतिम इच्छा है, तो वो कहता हमारा आजादी का सिपाही, आजादी का दीवाना कहता मेरी इच्छा है कि हमें आजादी मिले, क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेज उसकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं कर पाते थे। इस पाठ में अगला प्रश्न है श्रीकांत वर्मा किस कैदी से सबसे अधिक प्रभावित थे। तो श्रीकांत वर्मा वीर सावरकर से बहुत अधिक प्रभावित थे और मानते थे कि वीर सावरकर ने भारत की आजादी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो यह थे इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब चलते हैं अगले पाठ की तरफ। अगला पाठ है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जो पाठ है वह लिखा है महादेवी वर्मा ने। दोनों ही फीमेल हैं और दोनों ही भारत में एक अच्छी कवित्री के रूप में जानी जाती हैं, एक अच्छी लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी हैं और महादेवी वर्मा छोटी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा बचपन में एक साथ ही थे। तो यहां पर महादेवी वर्मा अपने जीवन के जो भी अनुभव हैं, जो भी उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में
समझा, देखा और जाना आप लोगों के साथ साझा कर रही हैं। तो यहां पर शुरुआत यहां से होती है। स्कूल के अंदर जब महादेवी वर्मा गणित की कॉपी में कुछ कविताएं लिखती हैं, कुछ चित्र बनाती हैं, और यह बात जब सुभद्रा कुमारी चौहान को पता चलती है तो वो कहती हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कागज की बर्बादी है और गणित का भी अपमान है और कला का भी, यानी कि जो आप कविता और चित्र बनाती हो उसका ही अपमान है। ऐसा वो समझाती हैं। किसको? महादेवी वर्मा को। सुभद्रा कुमारी चौहान के बचपन की एक बात और महादेवी वर्मा बताती हैं। एक बार सुभद्रा कुमारी चौहान को ऐसा लगता है कि उन्हें कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जंगलों में जाना चाहिए। तो वह छोटी सी बच्ची जंगलों में ग्वालों के साथ जाती है, नंगे पैर जाती है और सारा दिन कृष्ण को ढूंढती है, लेकिन कहीं कृष्ण नहीं मिलते। सारे ग्वाले तो वापस आ जाते हैं और जब घर वालों को यह बात पता चलती है कि बच्ची वापस नहीं आई तो उसे ढूंढने जाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान काफी बुरी तरह से थकी हुई थी, परेशान थी, पैरों में कांटे लगे हुए थे। तब घर वाले उनको लेके आते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी, यानी कि आजादी की लड़ाई में भी अपना योगदान दिया और कई बार वह जेल गई। सुभद्रा कुमारी चौहान की शादी हुई थी लक्ष्मण सिंह। यहां पर महादेवी वर्मा उनको बोलती है भाई लक्ष्मण सिंह। महादेवी वर्मा लक्ष्मण सिंह के बारे में कहती हैं कि वह बहुत ही अच्छे पति थे, जिन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ बहुत ही जीवन का तालमेल बिठाया। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा का जो प्यार है वो बहुत ही गहरा था। एक बार सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा के लिए 2 चूड़ी अर्थात कड़े लेकर आई और कहा तुम इन्हें अपने आप नहीं पहन पाओगी छोटी, मैं तुमको यह कड़े अपने आप ही पहनाती हूं। और ऐसा कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने राजनीतिक जीवन और अपने घरेलू जीवन में बहुत ही अच्छा तालमेल बैठाया, जिसकी वजह से सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत प्रशंसा करती हैं महादेवी वर्मा। अब बात करते हैं इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पहला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान की विशेषता बताइए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की विशेषता जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो 2 तरीके से बताई है, बाहरी पक्ष और आंतरिक विशेषताएं। तो बाहरी पक्ष यानी कि वो दिखती कैसी थी? मझोला कद, क्रस दिया यष्टि, गोल मुख, चौड़ा माथा, सरल भुगटी, बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सुडौल नासिका और सूचक ठुड्डी, दृढ़ता सूचक ठुड्डी। अब बात करते हैं आंतरिक विशेषताओं की। सुभद्रा कुमारी चौहान की आंतरिक विशेषता क्या थी? निश्चल थी, कोमल थी, उदार थी, एक अच्छी स्वतंत्रता सेनानी थी, मन को संयंत्र रखती थी, मन पर उनका नियंत्रण था और विद्रोही भी थी। अगर कुछ भी गलत होता तो वो उसका विरोध करती और कर्तव्यशील थी। वो पत्नी के रूप में अपना एक कर्तव्य पूरा करती थी और आजादी के सिपाही के रूप में भी उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया और स्वतंत्र व्यक्तित्व था। कभी भी किसी के दबाव में उन्होंने काम नहीं किया। तो यह थी सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व की विशेषताएं। अगला प्रश्न है लेखिका क्यों नहीं चाहती थी कि उनके द्वारा कविता लिखने की बात सबको पता चले? लेखिका अर्थात महादेवी वर्मा यह नहीं चाहती थी कि वह गणित की कॉपी में कविता लिखती थी। यह तो गणित के साथ भी अन्याय है और कविता के साथ भी अन्याय है। इसलिए वह कभी नहीं चाहती थी कि कभी किसी को पता चले कि महादेवी वर्मा गणित की कॉपी में कविता लिखती है। जब यह बात सुभद्रा कुमारी चौहान को पता चली तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने उन्हें समझाया, ये छोटी ये क्या करती है तू? यह तो गणित का भी अपमान है और कविता का भी अपमान है। अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी मरने के बाद भी समाज का अंग क्यों बने रहना चाहती हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान ने महादेवी वर्मा से एक बार कहा था कि जब वो मर जाएं, उनकी मृत्यु हो जाए तो जो उनकी चिता होती है, जिस जगह पर चिता जलती है उस जगह पर बच्चे खेलने आए, अर्थात समाधि पर बच्चे खेलने आए, मेले लगे, वहां पर कविता पाठ हो और वह लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल में बहुत लंबे समय तक जीवित रहना चाहती हैं। यह बात कही थी
महादेवी वर्मा से सुभद्रा कुमारी चौहान ने। डियर स्टूडेंट, मैं राकेश सोलंकी आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। न्यू सिलेबस अर्थात नई वाली किताब, सब्जेक्ट हिंदी, सब्जेक्ट कोड 301, क्लास 12th और पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी। देखिए रीढ़ क्या होता है? रीढ़ होती है आपकी कमर, ये आपकी रीढ़ है। और रीढ़ की हड्डी, पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी और लिखने वाले हैं जगदीश चंद माथुर। रीढ़ की हड्डी पाठ में यहां पर शादी संबंध की बात हो रही है। एक लड़की है उमा, उमा की शादी होने वाली है शंकर नाम के लड़के से। तो शंकर अपने पिता बाबू गोपाल प्रसाद के साथ उमा को देखने उमा के घर आने वाला है। उमा के घर में तैयारी चल रही है। उमा के घर में एक नौकर है और उस नौकर का नाम है रतन। नौकर का क्या नाम है? रतन। उमा के पिताजी का नाम है राम स्वरूप और उमा की माताजी का नाम है प्रेमा। उमा के पिताजी का नाम है राम स्वरूप और उमा की माताजी का नाम है प्रेमा। उमा को जो लड़का देखने आ रहा है उस लड़के का नाम है शंकर और शंकर के पिताजी का नाम है बाबू गोपाल प्रसाद। तो बाबू गोपाल प्रसाद की औलाद यानी कि सपुत्र जो शंकर है, पढ़ा लिखा लड़का है, कॉलेज में पढ़ता है। अब वह लड़की देखने आ रहा है अर्थात उमा को देखने आ रहा है उमा के घर। लेकिन लड़के वालों की एक कंडीशन है कि लड़की ज्यादा से ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मैट्रिक पास होनी चाहिए। लड़की के पिता अर्थात राम स्वरूप जी यह बात छिपाते हैं और कहते हैं हमारी लड़की तो सिर्फ मैट्रिक पास है। एक्चुअली जो उमा थी वो बीए पास थी, बीए की पढ़ाई कर चुकी थी, लेकिन लड़के वालों को ऐसी लड़की चाहिए जो सिर्फ मैट्रिक पास हो। यह बात उमा के पिताजी छिपाते हैं शंकर के पिताजी से। घर की तैयारी हो रही है, सारा घर साफ सुथरा किया गया है, टेबल वगैरह बिछा दी गई है, हारमोनियम की व्यवस्था करी गई है, सितार की व्यवस्था की गई है और समोसे मंगा लिए गए हैं। मक्खन और पनीर भूल गए हैं। तो जो राम स्वरूप जी हैं अपने नौकर रतन से कहते हैं रतन जाके मक्खन का इंतजाम करके लेके आओ, लड़के वाले आ रहे होंगे। अब थोड़ी देर में वहां पर लड़के वाले भी आ जाते हैं। जब लड़के वाले घर के अंदर आते हैं तो राम स्वरूप जी उनका स्वागत करते हैं, चाय पानी प्रस्तुत किया जाता है और बात शुरू कर दी जाती है। कुछ बात पॉलिटिक्स की होती है, कुछ लड़कियों की सुंदरता की बात होती है। तो लड़के के पिताजी अर्थात शंकर के पिताजी पूछते हैं लड़की के पिताजी से कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, क्योंकि हमने सुना है कि लड़की पढ़ी लिखी है। तो लड़की के पिताजी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, लड़की इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, आप चिंता ना करें। अब उमा को बुलाया जाता है। उमा हाथ में पान लेकर आती है और लड़के के पिताजी के सामने रखती है। तो रीढ़ की हड्डी पाठ में अब शंकर और उमा का आमना सामना होता है। उमा हाथ में पान लिए आती है और पान ऑफर करती है शंकर के पिताजी को अर्थात बाबू गोपाल प्रसाद को। जैसे ही उमा अपना चेहरा उठाती है तो उसके आंखों पर लगा हुआ था चश्मा। शंकर और शंकर के पिताजी यह देखते हैं तो एकदम कहते हैं ये क्या, लड़की पढ़ी लिखी है क्या? हमने जो सुना था वो सही है क्या?
तो लड़की के पिताजी राम स्वरूप जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पिछले महीने इसकी आंखों में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी तो हमने इसके चश्मा लगवा दिया। चलिए साहब, यहां तक कोई बात नहीं। अब लड़के के पिताजी लड़की से तरह तरह के सवाल करते हैं। बेटी, सिलाई कढ़ाई करना आता है? बेटी, हारमोनियम बजाना आता है? बेटी, सितार बजाना आता है? तो लड़की के पिता राम स्वरूप जी सारा बताते रहते हैं, हाँ ऐसे सब कुछ आता है। लड़के के पिता बाबू गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, आप जरा चुप रहिए, हमें लड़की से बात करने दीजिए, क्योंकि लड़की तो कुछ बोल ही नहीं रही। उसके बाद शंकर के पिताजी लड़की से कहती हैं, बेटी कुछ गाना गा के सुनाओ। तो उमा सितार उठाती है और गाना गाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। यह गाना वह सुनाती है। अब लड़के वाले और लड़की वाले थोड़ा सा कंफर्ट में फील कर रहे हैं। तो लड़के के पिता अर्थात बाबू गोपाल प्रसाद लड़की से कहते हैं, बेटा आप शादी के लिए तैयार हो? आपके अंदर और कौन कौन सी क्वालिटी है, आपके अंदर और कौन से गुण हैं? उमा एकदम खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या मैं बिक रही हूं? क्या आप मुझे खरीदने आए हैं? और आप मेरी कौन कौन सी क्वालिटी के बारे में जानना चाहते हैं? उमा के इस तरह के सवालों से शंकर और शंकर के पिताजी को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, चलो यहां से, हमें इस लड़की से शादी नहीं करनी है। क्या आपने हमें यहां पर बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? बात आगे बढ़ जाती है तो उमा कहती है, आपका जो लड़का है ना, पिछली फरवरी में गर्ल्स हॉस्टल के आसपास घूम रहा था और इसे हमने पकड़कर धमकी देकर और पीट कर भगाया था। यह औकात है आपके लड़के की। तो लड़के के पिता अर्थात शंकर के पिता कहते, क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो? तुमको यह बात कैसे पता? तो बोलती है, मैं बीए पास हूं, मैं मैट्रिक पास नहीं हूं। और आपके लड़के के अंदर तो रीढ़ की हड्डी नहीं है। रीढ़ की हड्डी का मतलब यहां पर है आत्मविश्वास नहीं है, पहचान नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, स्वाभिमान नहीं है। यानी कि आपका लड़का तो अपने दम पर कुछ कर ही नहीं सकता है। सारे सवाल तो आप पूछ रहे, लड़के ने तो एक सवाल भी नहीं पूछा, लड़के के मुंह में तो जुबान भी नहीं है, और आप इसकी शादी मुझसे कराने की बात कर रहे हैं। क्या यह मुझसे शादी करने लायक है? इस तरह उमा शंकर और शंकर के पिताजी का अपमान करती है और उन्हें वहां से भगा देती है। उसके बाद जब शंकर और शंकर के पिता चले जाते हैं तो उमा के पिताजी उसको बहुत फटकारते हैं। उमा की माताजी उसको, प्रेमा, जो उमा की माताजी हैं प्रेमा, वह भी उसको बहुत फटकारती हैं। तभी वहां पर नौकर आता है। नौकर आता है और नौकर का क्या नाम था? रतन। रतन आता है और रतन कहता है, बाबूजी मक्खन ले आया, बाबूजी पनीर ले आया। सब लोग रतन की तरफ देखते हैं और उस मक्खन और पनीर की तरफ भी देखते हैं, क्योंकि अब उस मक्खन और पनीर का कोई भी मतलब नहीं रह गया था। लड़के वाले तो जा चुके थे। इस प्रकार इस पाठ, जो रीढ़ की हड्डी पाठ है, जगदीश प्रसाद माथुर ने लिखा है, उसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि जब लड़कियां शादी के लिए हाँ कर देती हैं, तैयार होती हैं, तो किस तरह लड़के वाले उनके घर पे आते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे वो कोई सामान खरीदने आए हों, कोई वस्तु खरीदने आए हों। उनके सामने तरह तरह की डिमांड रखते हैं, पूछते हैं, गाना आता है, नाचना आता है, खाना बनाना आता है, सिलाई कढ़ाई आती है, अब तक कितने इनाम जीते हैं। वह अपने बच्चे की तरफ अर्थात अपने लड़के की तरफ ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि उनका लड़का तो परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि शंकर अर्थात लड़के के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है, यानी कि अपना उसका कोई भी वजूद नहीं है, कोई भी सम्मान नहीं है, वो अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकता है। तो प्यारे छात्रों, अब चलते हैं इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 1, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो इस पाठ का नाम रीढ़ की हड्डी रखा गया है, क्या वह उचित है? हाँ, बिल्कुल उचित है, क्योंकि शंकर जैसे लड़के जो अपने बाप के दम पर ही सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, जिनके अंदर कुछ भी करने या कहने की हिम्मत नहीं होती, अपने माँ बाप को सहारा बनाते हैं। अर्थात इसमें यह बताने की कोशिश की है, ऐसे लड़कों के अंदर अपना कोई वजूद नहीं होता, अपनी हिम्मत नहीं होती, अपना करियर नहीं होता, अर्थात
यह समाज में अपनी कोई पहचान नहीं रखते, जैसा कि शंकर था। शंकर के पिताजी ही बार बार सवाल कर रहे थे, तो यह सिद्ध हो गया कि जो पाठ का नाम रखा गया है बिल्कुल सही रखा गया है। अगला प्रश्न, रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर उमा के चरित्र की कोई दो विशेषता बताइए। उमा एक ऐसी लड़की जिसको देखने शंकर आ रहा है, उसके चरित्र की दो विशेषताएं। नंबर एक, वह एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। उसके घर वाले कहते हैं यह मैट्रिक पास है, लेकिन वह खुल के कहती है मैं मैट्रिक पास नहीं हूं, मैं बीए पास हूं। नंबर दो, उमा अपने आप को शादी के नाम पर बेचना नहीं चाहती है। वह लड़की सही सवालों का सही जवाब देती है और गलत सवालों का गलत तरीके से जवाब देती है। उमा के अंदर इतनी हिम्मत थी कि वह लड़के वालों को उनके गलत सवालों की वजह से वहां से भगा देती है। तो यह है उमा के चरित्र की दो विशेषताएं। प्रश्न नंबर 3, गोपाल प्रसाद और उनका पुत्र शंकर महिलाओं के अधिक पढ़े लिखे होने का विरोध क्यों करते हैं। उत्तर, जब शंकर शादी के लिए उमा से मिलने आता है, देखने के लिए आता है, तो वो साफ साफ कहते हैं हमें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, हमें कोई पॉलिटिक्स थोड़ी ना करानी है और हमें तो बस घर के काम कराने हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई पेंटिंग करवानी है। अगर लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी होगी तो बहुत सारा सवाल करेगी, जिससे घर में तनाव होगा। तो भैया आपकी बेटी ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, और लड़कियों का ज्यादा पढ़ा लिखा होना सही नहीं है, क्योंकि वो घर के मामले में फिर दखलंदाजी करेंगी, घर में राजनीति करेंगी और अपने आप को ऊंचा समझेंगी, जिससे परिवार में कलह हो सकती है, यानी कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ऐसा कौन मानता है? शंकर और उसके पिताजी। इसलिए वो साफ साफ कहते हैं अगर लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी होगी तो हम शादी नहीं करेंगे। अगला प्रश्न, आपके बेटे के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है, उमा ऐसा क्यों कहती है और इसका क्या मतलब है। उमा शंकर के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करती है और कहती है कि आपके बेटे के अंदर आत्मविश्वास नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, समाज में उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, यहाँ तक कि उसके मुंह में तो जवान भी नहीं है, वो तो खुद सवाल भी नहीं पूछ सकता। आप शंकर के पिता हैं और आप ही सारे सवाल पूछ रहे। तो शंकर तो एक ऐसी औलाद है जो सिर्फ अपने बाप के पीछे पीछे चलता है, अर्थात बाप के पीछे खड़ा रहता है। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, उसका अपना कोई वजूद नहीं है, अर्थात उसके अंदर तो रीढ़ की हड्डी है ही नहीं, यानी कि अपने दम पर वह कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा उमा कहती है। अगला प्रश्न, राम स्वरूप द्वारा अपनी बेटी उमा को ऊंची शिक्षा दिलवाना और जब शादी के समय उस शिक्षा को छिपाना उनकी किस व्यवस्था को दिखाता है। देखिए आज के समय में क्या है, लड़कियां पढ़ाई करती हैं और पढ़ लिखकर और आगे पढ़ना चाहती हैं, लेकिन जब लड़के वाले देखने आते हैं तो लड़के वाले इस तरह की लड़कियों की डिमांड करते हैं जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, क्योंकि लड़के वालों की सोच यह है कि अगर लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी होगी तो वो नौकरी करने जाएगी, जिससे क्या होगा, परिवार में टूट फूट होगी, परिवार में कलह होगी। तो यहाँ पर जो लड़की के पिता हैं अर्थात उमा के जो पिता हैं मजबूर हैं, विवश हैं, उनकी लड़की बीए पास है, लेकिन वह फिर भी अपनी लड़की को क्या कहते हैं कि भैया मैट्रिक पास है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। यह उनकी व्यवस्था को दर्शाता है। डियर स्टूडेंट, यह था आज का पाठ रीढ़ की हड्डी, जो लिखा है जगदीश प्रसाद माथुर ने। उम्मीद करता हूं आपको पाठ समझ में आया होगा। नया सिलेबस है, नई किताबें हैं, हार्ड कॉपी अभी तक आपको मिली नहीं है, पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल है, पीडीएफ के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं। न्यू सिलेबस की अगली वीडियो के लिए इंतजार करिए, जल्दी ही आपके पास वो भी अपलोड हो जाएगी। न्यू सिलेबस, न्यू चैप्टर, न्यू वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।